सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स हम लोग 11th कर रहे थे आपके साथ, और 11th में 6.18 से पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, कितना परसेंट देना पड़ता है अपील में जाने के लिए? 10%। 10% प्लस 20% अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए, करेक्ट है? 30%। हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट से ऊपर तो ट्रिब्यूनल है सर ना? नहीं, हाई कोर्ट में जाने के लिए कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। मान लीजिए नहीं 30% नहीं, वो तो डिपॉजिट कर नहीं, वो चुके तो हैं। 100% वहां डिपॉजिट रहेगा तभी। यानी कि हाई कोर्ट में जाने के लिए 70% और डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी जा पाएंगे आप? जी। या हाई कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है? डिस्क्रिप्शन नहीं है सर। हाई कोर्ट के पास तो सारा डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन कहीं है। कुछ लिखा हुआ नहीं है। करेक्ट। तो ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाई कोर्ट कहेगा तो जमा करवाना, नहीं तो नहीं करवाना। हाँ। Odisha suggested that there should be a provision in section 117 of the draft GST law that an appellant should pay the full amount of tax in dispute before filing an appeal in high court. ये उड़ीसा का कहना है। VAT laws of some states had a provision that if a taxpayer had lost a case in tribunal, he would have to deposit the full amount under dispute before filing an appeal in high court. वो इसलिए भी कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल में अगर हार गए तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे तो आप तो हार ही गए हैं। 100% डिपॉजिट करवा के हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ है। द सेक्रेटरी ऑब्जर्व दैट इट वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट would be paid as pre-deposit at the level of first appeal. Additional 20% would be paid as pre-deposit at the level of second appeal, making the total pre-deposit as 30% of the disputed tax amount. And the question was whether this amount should be increased to 100% for an appeal, for filing an appeal before the high court. तो ऐसा हुआ नहीं है ऑब्वियसली, वो तो हाई कोर्ट के डिस्कशन को डिपेंड करेगा। उत्तर प्रदेश ऑब्जर्व दैट, अच्छा, अपीलेट ट्रिब्यूनल किस अमाउंट तक का अगर वैल्यू है, टैक्स अमाउंट कितने रुपए तक का वैल्यू है कि वो ट्रिब्यूनल उस अपील को रिजेक्ट कर सकता है? 50,000? 50,000, हाँ ठीक है। तो इसी पे डिस्कशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश कह रहा है कि ये जो लिमिट है 50,000 की, वो हटा दिया जाए और ट्रिब्यूनल अपने डिस्क्रिप्शन से रिफ्यूज करे। The chairperson stated that the appellate tribunal, यानी कि सेंटर, should be given discretion in this regard. He observed that a case might be small, but might have cumulative effect as it might impact many assessees or might be relevant for the repeat cases. He further observed that if it is a legal issue, the ratio of the decision could apply across the board. The secretary stated that this issue was discussed at length in the 10th meeting of the council, and the monetary limit for not admitting an appeal before the appellate tribunal was reduced from rupees 1 lakh to 50,000, and this decision should not be revisited. The council agreed to this suggestion. और आज भी कितना ही है? 50,000 ही है। ये गलत नहीं है। नहीं, गलत क्या है, मतलब आप ये समझिए कि नहीं तो ट्रिब्यूनल में तो अपील पे अपील भरता जाएगा। हमको एक बात है, जिसके पास 50,000 बहुत होता है ना किसी भी आदमी के लिए। हाँ, टैक्स अमाउंट 50,000 है, बहुत होता है किसी गरीब आदमी के लिए, जो छोटा मोटा एसएससी या गलत लग गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट है यार। बड़े व्यापारियों के लिए तो नहीं है, क्योंकि वकील उससे ज्यादा फीस ले लेगा। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए तो 50,000 ह्यूज अमाउंट। यहाँ पे उनको कुछ टर्नओवर डालना चाहिए था, एग्रीगेट। देखिए, फर्स्ट अपील में वो केस हार जाता है। ये 50,000 लिमिट क्यों फिक्स किया गया, उसके पीछे का रैशनल क्या है? फर्स्ट अपील में अगर केस हार गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली केस इज वेरी वीक फॉर द टैक्स पेयर। इसमें नहीं सर, मैं इसको नहीं मान रहा। और डिपार्टमेंट तो नहीं लगाता है ना कि हम अपील में नहीं जाएंगे अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से केस डिपार्टमेंट अगर हार जाता है। हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा इधर भी वॉइस ब्रेक हो रहा है।
अभी ठीक है? हाँ ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, पॉइंट टेकन। देखिए अभी तो यही है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं सर, हम्म। क्योंकि मैंने जो अभी फर्स्ट अपील को जो महसूस किया है, जो मेरे आने जाने से उनके डिसीजन गलत हो रहे हैं। ठीक है, वो तो इंटरनल है ना, इसीलिए ऑफिसर वो बैठा हुआ अच्छा, है, डिसीजन जुडिशियल इसलिए मेंबर गलत तो हो बैठा रहे नहीं है। हैं, डिसीजन इसलिए गलत हो रहे हैं कि उनकी मंशा कुछ और रहती है, और वो हम्म आदमी फुलफिल नहीं करता है तो वो फिर काट जाते हैं। हम्म। तो उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अच्छा, अगर ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर देता 50,000 के ग्राउंड पे, तो फिर क्या ऑप्शन है उसके पास? फिर क्या ऑप्शन है बेचारे के पास? हाई कोर्ट तो जा नहीं पाएगा, उतने हाँ हाँ। पैसे तो हाई कोर्ट वाले वकील मांग लेंगे। हम्म। इनको बांटना चाहिए था कम से कम टर्नओवर के आधार पे। छोटे एसएससी के लिए अलग वो डिसाइड, मॉनेटरी लिमिट डिसाइड करनी चाहिए थी, और बड़े केसेज के लिए अलग डिसाइड करनी चाहिए थी। हाँ, ट्रिब्यूनल का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, भले उनको कुछ एक छोटा सा कुछ बना देते, हाँ सिंगल हाँ मेंबर बेंच, जी जो फास्ट जी, ट्रैक कर लेता। हाँ हाँ, मेरा यही कहना है। ठीक बात है, चलिए ठीक है। अच्छा, आज ट्रिब्यूनल सेटअप क्यों नहीं हो पा रहा? असल में वहां मेंबरों का डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। आज ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर है, एक हाँ, जुडिशियल है, 2 टेक्निकल हैं। 2 टेक्निकल है, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। यही बवाल है। तो ट्रिब्यूनल एक्ट ये सब जितने भी पासेस हुए हैं, और मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, उसमें यही है कि जुडिशियल मेंबर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी न्याय मिलेगा। अभी 2023 में, अभी मैं जो न्यूज पढ़ रहा हूं, बोला 2023 में ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाएगा जीएसटी का। उन्होंने कैसे हाँ, सेटअप हो जाएगा, इन्होंने इसको 2 जुडिशियल मेंबर कर दिया है। अच्छा, और नीचे 2, तो ये 4 हो गए, नीचे बराबर एक हो और गए। एक, हाँ बराबर हो गए। तो भी नहीं अब हो जब चलेगा। एक मिनट बोलने दिया राजेश जी। अब जब कोई जजमेंट में बैठेगा, तो 2 जुडिशियल, अगर 3 मेंबर बैठ रहे हैं तो 2 जुडिशियल, एक टेक्निकल। हम्म अगर सिंगल बैठता है, हम्म सिंगल, तो वो जुडिशियल मेंबर ही होगा। हम्म ठीक बात। हम्म और अगर 2 बैठते हैं तो एक जुडिशियल, एक टेक्निकल हो सकता है। हम्म पहले अभी जो जीएसटी लॉ बना हुआ है, उसमें तो ये लिखा है, अगर सिंगल है तो वो टेक्निकल भी हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है। हम्म 2 बैठ रहा है तो दोनों टेक्निकल हो सकते हैं। हम्म अगर 3 बैठते हैं तो 2 टेक्निकल, एक जुडिशियल हो जाता है। हम्म तो ये पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। हम्म जैसे ही पूरा चेंज कर दिया, तो अब जीएसटी ट्रिब्यूनल बनना आसान हो गया। ये 6.21 बेसिकली इन्हीं पॉइंट को वो उठा रही हैं। आप देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। नहीं, क्या ट्रिब्यूनल क्या कहते हैं सर, सम नंबर में हो सकता है? हाँ, 1+1 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्रेसिडेंट तो जुडिशियल मेंबर ही है। मान लीजिए 50-50 का रेशियो है, प्रेसिडेंट आ जाएंगे उसमें, या कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई एक मेंबर आ जाएगा जो जुडिशियल ही होगा। फिर वो भी केस पढ़ लेगा और फिर डिसीजन दे देगा। ये तो लिखा हुआ है। हम्म Ministry of Law recalled that Council decision to have a single member bench of the appellate tribunal to hear appeal for cases where tax amount did not exceed 5 lakh, and suggested that such single member should only consist of judicial member. सिंगल मेंबर होगा तो कौन होना चाहिए? सिर्फ जुडिशियल जुडिशियल। मेंबर होना चाहिए। आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ एनी मेंबर हो सकता है। Uttar Pradesh stated that this was not a requirement under VAT law and that the appeal under VAT law also went to the High Court. देखिए उत्तर प्रदेश कह रहा है कि इसमें क्या दिक्कत है अगर टेक्निकल मेंबर बैठ जाए, इसके बाद तो हाई कोर्ट में अपील जा ही सकता है। The Secretary Department stated that an appeal decided the rights and obligations of a taxpayer, and therefore, if it was heard by a single member bench, it should consist only of a judicial member. He added that an administrative function was different from quasi-judicial function, and there were judgments of the court that whenever a quasi-judicial function was performed by a single member bench, it should consist of a judicial member. अब इतना डिस्कशन होने के बावजूद भी ये लोग एनी मेंबर डाल दिए थे। The Honorable Minister from Uttar Pradesh expressed disagreement with the suggestion that
Suggestion stated that the district magistrates and the commissioner also decided a large number of cases involving the rights and obligations of the citizen without involving a judicial member. Chairperson observed that a member technical of a tribunal would generally be appointed from amongst the officer of the level of commissioner, chief commissioner, or a retired senior officer, and because of his long experience in taxation matters, he would be as knowledgeable, if not more than a judicial member, many of whom might be drawn from the rank of the advocates or additional district judges, whose exposure to tax matter would be limited. सेंटर भी नहीं चाह रहा था कि जुडिशियल मेंबर हो और स्टेट तो चाह ही नहीं रहे थे. He stated that in this view there was no justification to insist that a single member bench should only consist of a judicial member. West Bengal stated there should be no insistence that a single member bench should only consist of judicial member. The council agreed that a single member bench of the appellate tribunal should consist of either member, technical or judicial. भारी पड़ गया इनको. 5 साल हो गया, सेटअप ही नहीं हो पाया. ये तो डिस्कस कर ही लिया. तो देखिए कितने एक्ट हैं टोटल? सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और स्टेट एसजीएसटी, स्टेट एसजीएसटी और कंपनसेशन सेस, और एक कंपनसेशन भी है. सेंटर ने पास किया, आई भी सेंटर ने पास किया. यूटीजीएसटी किसने पास किया? ये भी सेंटर नहीं पास करेगा, और कौन करेगा? ये भी सेंटर ही पास करेगा. ठीक है. अब आइए स्टेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं. स्टेट का डेफिनेशन क्या है? स्टेट का डेफिनेशन वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर को भी स्टेट मानेंगे, जिसमें 2 हैं, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी, या पुडुचेरी बोल दीजिए. तो दिल्ली जीएसटी और पुडुचेरी जीएसटी किसने पास किया है? स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर और पुडुचेरी का स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. लेकिन चंडीगढ़ का दिल्ली सेंट्रल, सेंटर, और दमन एंड दीव का सेंटर. और कौन है? और 5 अब तो लद्दाख का भी आ गया ना. हाँ, लद्दाख का भी आ गया. ठीक है. तो हम यही कह रहे हैं, ही एडेड दैट यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर का लॉ पास करने का राइट किसके पास है? सेंटर के पास. He added that the central government also had residuary power of taxation. अच्छा एक बात बताइए, अगर सेंटर के पास है तो आर्टिकल 246A से पास हुआ है क्या ये यूटीजीएसटी एक्ट? पक्का है, पक्का ऐसे ही होना चाहिए. एक बार देखें क्या? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से तो पास होगा नहीं. नहीं तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246A. Notwithstanding anything contained in article this and subject to clause 2 that the legislature of every state में दिल्ली और पुडुचेरी भी आ गया. Parliament and state legislature have powers to make laws with respect to GST imposed by the union or by such state. ठीक है. तो यहां पार्लियामेंट को कौन सा लॉ बनाने का पावर मिल गया? सीजीएसटी. और स्टेट को कौन सा लॉ बनाने का पावर मिल गया? स्टेट जीएसटी. ठीक है. पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव power to make laws with respect to GST where supply of goods or of service of good takes place in the course of interstate trade or commerce, यानी कि IGST. UTGST कहां से बना? इनिशियल लाइन पढ़िए आर्टिकल एक्सप्लेनेशन में क्या है.
ये तो वो है मॉडल जीएसटी लॉ, इसको छोड़ देते हैं। जीएसटी लॉ बनने के बाद इफेक्टिव कब होगा वो काउंसिल डिसाइड करेगा। यूटी जीएसटी कैसे बना है? यह जो लिख रहा है नंबर 1 में, imposed by the union or by such states। देखिए यहां पर देखिए अरुण जेटली जी क्या कह रहे हैं। The Commissioner GST Council stated that the power to levy GST was derived from Article 246A of the Constitution. Under it, central government had the power to impose GST across the entire territory of the Union of India. He added that once this power was vested with the central government, it had the legal authority to apply multiple taxes, CGST and UTGST. He added that the central government also had residuary powers of taxation under 96 of list of the Schedule 7 of the Constitution, and under this it could impose GST in Union territory without legislature. तो ये हो सकता है 246A से नहीं आया, लेकिन अभी देखते हैं। उत्तर प्रदेश stated that this issue could be examined by the law committee, clarified that this issue had already been examined by the law committee as well as the officers of the Union Law Ministry, and both had agreed with the formulation incorporated in draft CGST law for levying GST in Union territory without legislature. Chairperson stated that if the term Union territory without legislature was not covered in the definition of state, it would be covered in the definition of the Union of India, and therefore did not visualize any legal difficulty in levying GST in Union territories without legislature. The council agreed with this view. तो बड़ा सिंपल सा ये कह रहे हैं कि 246A से ही आया है, ये इससे नहीं आया एंट्री 96 से। वो बड़ा सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है तो वो यूनियन ही है, अगर यूनियन है तो आर्टिकल 246A में उनके पास पावर है। हाँ, यहाँ लिख भी तो रहा है इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय द सच स्टेट्स। करेक्ट, तो यूनियन का मतलब यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर आल्सो। अच्छा, ये कर रहे हैं 8.5। आईजीएसटी कैसे लगता है जरा बताएंगे आप? जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं आप तो आईजीएसटी कैसे लग रहा है होता है? देखिए मान लीजिए वैल्यू ऑफ गुड्स है 100, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% और आईजीएसटी भी है 10%। कैसे लगेगा? 100 10 10 ऐसे लगेगा, या फिर 100 पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी फिर टोटल करेंगे, इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा 11। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करके लगेगा, इसको ऐड करके लगेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ भी है। वेस्ट बंगाल वेदर आईजीएसटी वुड बी कलेक्टेड इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी, स्टेटेड द प्रोवाइजर टू 5(1) of draft provided that IGST on goods imported into India shall be levied in accordance with Section 3 of Custom Tariff Act, and this implied it would be levied on the value inclusive of basic custom duty. अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरी पूरी कस्टम्स की क्लासेस अराउंड 50 आवर्स हमने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। सर हमको मिलेगा कैसे? मैं वही बता रहा हूँ कैसे मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में ज्वाइन का बटन क्लिक करना होगा। यूट्यूब में हम तो पहले ज्वाइन है। नहीं, सब्सक्राइब नहीं, ज्वाइन का बटन। अच्छा, ज्वाइन कहाँ लगेगा? हाँ, ज्वाइन का बटन जब क्लिक करेंगे तो ये शायद ₹59 पर मंथ मांगता है। जैसे ये 59 पर मंथ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, वो मतलब यूट्यूब का पॉलिसी है, उनके पास ही पैसा जाता है। तो इसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कभी कभी स्कीम आता रहता है, इसका भी 50% डिस्काउंट दे देते हैं। तो कस्टम से क्लासेस और इनकम टैक्स की पूरी क्लासेस जो 150 घंटे की है वो भी हमने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। किसकी? इनकम टैक्स की। अच्छा, तो क्या वो वीडियो डाउनलोड हो जाते हैं यूट्यूब से? वो तो देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है डाउनलोड भी होता है। चलिए, अच्छा ये वाला देख लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। जब हम लोग आईजीएसटी की लाइव क्लासेस करेंगे तो ये हमने वहां डाल भी दिया अपने आईजीएसटी की बुक में। प्लेस ऑफ सप्लाई
गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स का कौन कौन सा सेक्शन है प्लेस ऑफ सप्लाई? 10, 11 है। हाँ, सर्विसेज का कौन सा है? 12 एंड 12, 13 है। 12 में क्या है? डोमेस्टिक सप्लाई है। 13 में क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल सप्लाईज है। इंटरनेशनल, जहां पर सप्लायर और रिसिपिएंट को एक इंडिया के बाहर होगा तो 13 लगेगा, दोनों इंडिया में है तो 12 लगेगा। ठीक 12 बात है। इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन का 12 सब सेक्शन 8 में है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें वर्ड लिखा हुआ इंक्लूडिंग का मेल और कुरियर। तो कुरियर का भी प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का भी प्लेस ऑफ सप्लाई, सब कुछ 12 सब सेक्शन 8 में है। लेकिन जब 13 में आते हैं तो 13 सब सेक्शन 9 लिखता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मेल और कुरियर यहां नहीं है। मेल और कुरियर के लिए अलग से कोई सेक्शन उन्होंने बनाया, 13 सेक्शन 3 है या 4 है। तो ये जो वेस्ट बंगाल पूछ रहा है, ये डिफरेंस क्यों है? 12(8) में यहां है, 13(9) में। मेल और कुरियर को अलग अलग क्यों ट्रीटमेंट है? देखते हैं। West Bengal stated that there appeared to be a contradiction between 12(8) and 39. Place of supply of services by way of transportation of goods, including by mail or courier. बोले इंटरनेशनली मेल और कुरियर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मानते नहीं है हम लोग, तो लेकिन डोमेस्टिकली इसीलिए इसको इंक्लूड, वर्ड इंक्लूडिंग से इसको लिखना पड़ा। Whereas the latter refer to the place of supply of services of transportation of goods other than by way of mail or courier. He stated that mail or courier was included in 12(8) but was excluded in 39. Explained that 12(8) dealt with supply within the country, whereas 39 dealt with supply where either the supplier of service or the recipient of service was located outside India. He explained that under the current service tax law, couriers dealing with international supply were not treated as transporters, and couriers for inbound and outbound supply to and from India were treated as transporter and hence subject to tax. He further explained that for supplies within India, for which section 12(8) of the draft IGST law applied, couriers will be taxed only at one end. और अगर मेल और कुरियर इंटरनेशनल हो रहा है तो हो सकता है जो उस कंट्री का जो जिस कंट्री से मेल आ रहा है वो कंट्री भी टैक्स लगा दे और इंडिया वाला भी टैक्स लगा दे, दो एंड से टैक्स हो सकता है। He stated that the provisions of 12(8) and 39 were drafted keeping this difference in mind. और फिर बोला एग्जामिन कर दो क्योंकि डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। टूरिस्ट का बताइए क्या है? सिंगापुर में, पूरे सिंगापुर में 25 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर का ये कंट्री है और सिंगापुर में सिंगल जीएसटी चलता है 5% का या 7.5% का। तो कहीं भी कुछ भी खरीदिए आप, एयरपोर्ट जाइए, किसी भी शॉप में टूरिस्ट आएगा, किसी भी शॉप में कुछ भी खरीदिए, एयरपोर्ट आइए, अपना बिल दिखलाइए और वो आपको जो भी टैक्स लगा है वो रिफंड कर देता है। तो सिंगापुर का तो मुझे पता है क्योंकि मैं यहां गया हुआ हूं, लेकिन इंडिया में भी क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? आप सोच के देखिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहां पर बाहर से टूरिस्ट दिल्ली आता है, मुंबई उतरता है, कहीं बहुत सारे स्टेट्स या सिटी में उतरता है और यहां से वो खरीदारी करता रहता है। वो किसी सिटी में जाके खरीदारी करता है, एक टूरिस्ट आया, एक शॉप में गया और खरीदारी किया, बताइए C+S लगाएगा या आई लगाएगा? आई लगाएगा। आई लगेगा। शॉपकीपर को कैसे पता? उसको अपना वो आई कार्ड दिखाना होगा, पासपोर्ट दिखलाना होगा। दिखलाते हैं? हाँ जी जी। पता नहीं सर, कोई पालन ना नहीं। C+S लगा देगा तो रिफंड मिल पाएगा ना? नहीं। जब भी आई लगाने पे ही रिफंड मिल पाएगा ना। हाँ। तो इंडिया जैसे कंट्री में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो स्टेट्स वाले कह रहे भाई हटाई दो, जब पॉसिबल ही नहीं है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। लेकिन बोला नहीं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, रहने तो देते हैं, बाद में देखेंगे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसीलिए आज तक ये वाला प्रोविजन लॉ में तो है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। Stated that the provisions of refund for international tourists in section 15 would be difficult to implement in practice
as an international tourist would not be able to figure out whether tax he had paid for purchasing India was C, S or I. Chairperson stated that the general international experience was that the provisions of tax refund to tourists was very cumbersome and required a lot of paperwork and procedural formalities. The secretary stated that one option could be to remove this provision altogether, but if it had to be retained, it could be operated only on the basis of IGST model. Chairperson stated that another option could be to restrict the facility of refund to international tourists to jeweler purchases. Uttar Pradesh observed that there was no provision in the United States of America for refund of duties paid by an international tourist. Gujarat stated that several countries had a provision to refund the taxes paid by international tourists and that it would be desirable to retain enabling provision. The council agreed. तो है तो सही लेकिन implement नहीं हुआ है. 11th complete हो गया. ट्वेल्थ सर रिकॉर्डिंग बंद हुआ था आपका? मतलब नहीं हुआ रिकॉर्डिंग? नहीं हुआ. अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ. अभी याद आया ना उधर. कोई बात नहीं, 12 करते हैं. थोड़ा वो कस्टम का ही बताते टाइम बंद हो गया था. चलिए कोई बात. चलिए 12th. अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्टेट और सेंटर के जीएसटी लॉ में कहाँ कहाँ क्या क्या फर्क है? ऑफिसर्स लेवल में फर्क है, ट्रांजिशन प्रोविजन में फर्क है, कॉमन क्या क्या है? लेवाई कॉमन है, आरसीएम कॉमन है, रेट्स ऑफ टैक्स कॉमन है, फॉर्म सारे कॉमन है. ठीक बात है ना? अब देखिए, the Gujarat explained that there were 3 major changes in the state as compared to center: transitional provision, advance ruling authority would be constituted under SGST law, and repeal and saving clause would be state specific. सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 में प्रॉपर ऑफिसर कौन है? इंस्पेक्शन करने के लिए या फिर रेड करने के लिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट commissioner. Express an officer not below the rank of an officer below the rank of joint commissioner could not be designated as a proper officer under section this. The secretary stated that not all joint commissioner would be proper officer under this section, and that only a joint commissioner who had been assigned the function under this section could exercise this power as a proper officer. ये मुझे नहीं पता था. अब देखिए ये क्या कहना चाह रही हैं. मान लीजिए किसी कमिश्नर के अंडर 3 जॉइंट कमिश्नर है, पॉसिबल है? तो हर जॉइंट कमिश्नर के पास सेक्शन 67 सब सेक्शन का पावर नहीं होगा. जिस जॉइंट कमिश्नर को असाइन किया गया है उसी के पास ये पावर है. आज के डेट में अगर हम लोग INS 01 देखते हैं और उसने जॉइंट कमिश्नर ने असाइन किया हुआ तो हम मान लेते हैं कि उसको असाइंड है, बट वी नेवर ट्राई टू क्वेश्चन इट, है ना? ये पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता लगा कि ऐसा भी है. मेरा पिछला केस भी वही था ना सर. क्या क्या था? NS1 का जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. हाँ, लेकिन उसको शायद एडिशनल कमिश्नर ने साइन किया था. हाँ, जो एडिशनल कमिश्नर के नीचे आता है जॉइंट कमिश्नर. यस सर. तो एडिशनल कमिश्नर के पास तो पावर, एडिशनल कमिश्नर एक ही होता है. आप देखेंगे पूरे कमिश्नरेट में. चलिए, ये जम्मू एंड कश्मीर का है. जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो हम आर्टिकल 246A तो यूज कर ही नहीं सकते, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. तो उसी पे कुछ डिस्कशन चल रहा है. और उनको जम्मू एंड कश्मीर वालों को क्या पता था कि 370 ही हटने वाला है.
चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, आज के डेट में टीडीएस कौन काटता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट Government। काटता है? कौन सा डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट काटता है? म्यूनिसिपालिटी वगैरह नहीं, Corporation। मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री को टीडीएस काटना है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट काटेगा? हेल्थ मिनिस्ट्री में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। अकाउंट्स में। हाँ, क्या नाम है उसका अकाउंट्स में? डीडीओ डीडीओ डीडीओ। हाँ, डीडीओ। क्या फुल फॉर्म है इस डीडीओ का? डिस्ट्रिक्ट डिसबर्सल अफसर। क्या, फिर से बोलिए? डिस्ट्रिक्ट डिसबर्सल अफसर। डिस्ट्रिक्ट डिसबर्सल अफसर। अफसर। ओके, अथॉरिटी या ठीक है, ऑफिसर। तो वही लिख रहे हैं कि कौन काटेगा। अब देखिए, ये SCZ का एरिया और उसका DTA का एरिया के बारे में है। आपको थोड़ा बहुत बता दूं, लेकिन हम लोग IGST करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी इसमें। मुझे एक बात बताइए, SCZ टू DTA इस सप्लाई को क्या मानते हैं? SCZ टू DTA। जीरो रेट। नहीं नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट मानते हैं। हाँ, इंपोर्ट है। अगर ये इंपोर्ट मानते हैं तो ये सारी फॉर्मेलिटी कौन पूरा करेगा? डीटीए। DTA पूरा करेगा, है ना? मतलब ये SCZ GSTR 1 फाइल नहीं कर रहा होगा और इसका डिटेल नहीं डाल रहा होगा। इनफैक्ट DTA अपने GSTR 1 में ये डालेगा और RCM देगा। ठीक बात है? ठीक है। DTA यहां सप्लाई कर रहा है SCZ में, वो एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट मानेगा और जीरो रेटेड मानेगा। हाँ। LUT या विदाउट LUT इश्यू कर सकता है, हाँ, राइट। है ना? तो ये एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। ठीक बात है? तो ये सब कहानी है। इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो एक्सेप्शन में जा रहे हैं, लेकिन जनरल रूल तो यही है। फिर अब ये कह रहा है कि SCZ अगर ये टैक्स पेड गुड्स भेजेगा तो SCZ पहले इसको देगा, फिर ये रिफंड, सॉरी, पहले ये DTA पैसा देगा, फिर रिफंड क्लेम करेगा, तो SCZ का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। ये सब तमाम चीजें ये बात कर रहा है। चाहे DTA का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, तो उसको कैसे क्लैरिटी दी जाए। आज रिफंड कितने दिन के अंदर मिल जाता है? पेमेंट ऑफ टैक्स है तो जल्दी आ जाता है। हाँ, नहीं, लॉ में कितने दिन लिखा हुआ, कितने दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा? 7 डेज। और बाकी 60 डेज का टाइम नहीं है शायद। बाकी में 60 डेज के बाद मतलब 90% रिफंड तो हम 7 डेज में दे देंगे, बाकी हम 60 डेज में बाकी कार्रवाई करने पे देंगे। वो प्रोविजनल दे देते हैं 90%। प्रोविजनल रिफंड। हाँ हाँ, तो ये सब कहानी लिखी हुई है। तो हम लोग रिफंड की भी जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस, तो हम कर लेंगे। He stated that presently supplies from DTA to SCZ were treated at par with physical exports and therefore they enjoyed exemption from custom and central excise, service tax, central CST and also from VAT in some states. He observed that in IGST law, the provision in respect of supplies to SCZ was to pay tax first and to claim refund later. He added that the provision of refund within 7 days of 90% of the amount of refund claim was only provided for physical export and not available for supplies to SCZ. तो originally था, लेकिन अब उन्होंने सब चेंज कर दिया है। He further observed that the procedure of export under bond was not available for supplies from DTA to SCZ. He stated that due to such provisions, supplies from DTA to SCZ would be at disadvantage vis-a-vis physical exports, and as a result, SCZ units would be discouraged to source their material from DTA. He said that this would adversely affect the Make in India campaign and would also be against the principle of ease of doing business. He therefore strongly suggested that supplies from DTA to SCZs should be treated at par with physical exports and both should be extended the same facilities. और ऐसा हुआ भी। अब देखिए, इसमें मुझे एक बात बताइए, बीड़ी और सिगरेट में कोई फर्क है? जब वो लिख रहा है टेबोको एंड मैन्युफैक्चर्ड टेबोको सब्स्टिट्यूट, इसमें बीड़ी आएगा या नहीं आएगा? टोबैको तो टेबोको सब्स्टिट्यूट में बीड़ी आएगा या नहीं आएगा? इंक्लूडिंग टेबोको प्रोडक्ट्स, तो उसमें बीड़ी आ जाएगा?
सर लेकिन बीड़ी पे कोई सेस नहीं है बीड़ी पे सेस बीड़ी- नहीं है। ना। अच्छा खैर इन एनी केस तो वही डिस्कस कर रहे हैं कि बीड़ी पे सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हम्म, तो इसमें कई तरह के, हर कुछ स्टेट बोल रहा है बीड़ी से गरीब लोग पीते हैं तो उनके ऊपर सेस लगा देंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, पी कैसे पाएंगे। दूसरा स्टेट कह रहा है कि बीड़ी अगर गरीब लोग पीते हैं तो उनको कैंसर होगा, वो इलाज करवाने का पैसे नहीं होंगे तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर कोई स्टेट ये कह रहा है कि सर बीड़ी पे हमारे यहाँ 1 लाख इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा सेस लगा देंगे तो फिर चलेगा कैसे। समझ में आ रहा है। तो हम्म, पुअर हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे। तो he therefore suggested that existing schedule covering both cigarette and बीड़ी should be retained। तो यहां पर तो लिख रहे हैं कि बीड़ी पे भी लगेगा, आप कह रहे नहीं लगेगा तो हो सकता है बीड़ी पे सेस नहीं है सर। नहीं है। He further stated the decision devices could be kept with the council। ये एक इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूं। एरेटेड वाटर क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी जाए, है ना, एडेड शुगर या हाँ। जूस बना दिया जाए। खोलने में जिसमें से झाग निकले, मतलब गैस हाँ निकले। ये देखिए, ये इसका एचएसएन है, जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। मैं एचएसएन निकालता हूं, ये जरूरी है आपको समझाना। 22021010। जीएसटी रेट्स, यहां पर एचएसएन, ये एचएसएन चेंज हुआ था 1 जनवरी 2022 को। ये 25 आ गया। ये 22 आ गया, ठीक है। बेवरेजेस, स्पिरिट्स एंड विनेगर, अगर मैं 22 चैप्टर लेता हूं, सिर्फ चैप्टर 22 लिखता हूं, तो इसमें वाटर, ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, वाटर, मिनरल वाटर, एरेटेड वाटर, सब आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए ये वाला अगर मैं देखता हूं 1010, तो ये मिनरल वाटर के लिए है। अगर मैं 20 कर देता हूं, यानी कि 8 डिजिट तक लिखता हूं, तो ये तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको। अब सेस के लिए उन्होंने लिखा सिर्फ इतना ही, 2201, यही 4 डिजिट लिखते हैं कि 2201 पे हम सेस लगाएंगे। इसका मतलब मिनरल वाटर, एरिटेड वाटर पे भी सेस लग गया या नहीं लग गया? यस सर। आइस, स्नो, बाकी जितने भी हैं सब पे लग जाएगा। लेकिन 220110 कर देता हूं तब भी सब पे लग रहा है। तो इन्होंने क्या क्या बोला, सर एचएसएन चेंज करो। अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे 220110 6 डिजिट इतना ही लिखोगे, तब भी मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर दोनों पे लग जा रहा है। ठीक बात है। तो ये देखिए, ये इसलिए बता दिया कि एचएसएन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन आएगा। कंपोजिशन लेवाई, कुछ गुड्स कंपोजिशन लेवाई से बाहर है, यस और नो? और कंपोजिशन लेवाई से उन्होंने बाहर करने के लिए एचएसएन लिखा है, देखिएगा 8 डिजिट लेवल पे लिखा है या 6 डिजिट लेवल पे लिखा है। ये देखिए हमने अपनी किताब में निकाला है। आइसक्रीम 8 डिजिट, ये 22021010 है ना। 2202 यहां है, 22021010, ये रहा रेटेड वाटर्स। तो लेमनेड का अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं या मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो क्या मैं कंपोजिशन में आ सकता हूं?
नींबू पानी पे यस सर, आ सकते समझ रहे हैं आप? आ सकते हैं, आ सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक बियर, सोया मिल्क ड्रिंक्स, फ्रूट पल्प, फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक, बेवरेज कंटेनिंग मिल्क, ये सब पे मैं कंपोजिशन पे आ सकता हूँ। ठीक, ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर 10। हाँ, सिर्फ इसी पे रिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पूछ लेता है कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, देन दिस इज द वे। तो पढ़ लेते हैं। The Honorable Minister from Assam stated that the schedule of cess conveyed an impression that cess would be levied even on normal water. The Secretary stated that cess would be levied only on water which had added sugar. Chief Minister of Delhi stated Sharbat was also with water with sugar, but no cess should be imposed on it. The Honorable Minister from West Bengal stated that adopting the description of relevant HSN code created some confusion, suggested that entry should be limited to aerated water with added sugar. The Secretary stated that cess could be limited to aerated water with added sugar and no cess be put on packaged water, as people should be encouraged to drink clean water. Suggested that cess should also be charged on mineral water, but the West Bengal disagreed with the suggestion. The Secretary suggested that in order not to levy cess on lemonade, which was covered under the 6-digit HSN of this, the description under the relevant 8-digit HSN code, namely this, could be adopted, which covered only aerated water. West Bengal stated that no cess should be levied on soda water. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat supported this suggestion, observed that soda water was also consumed to relieve gastric trouble. The Secretary stated that 8-digit code covered this, only aerated water containing added sugar or other sweetening matter, and that entry in schedule for levying cess could be limited to this 8-digit code. The council agreed to this suggestion. ठीक बात, ये एक अच्छा था, कंप्लीट हो गया। 12th we completed. अब हम लोग आते हैं 13th। अच्छा, आज के डेट में जो लॉटरी पे जो टैक्स लगता है वो किस अमाउंट पे लगता है? जो भी एमआरपी है पूरे पे 100, इसका बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, 28% है ना, 28% पे बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी उस पे लग जाएगा। जी। लॉटरी का एक्चुअल वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल काम है। कैसीनो पे किस अमाउंट पे लगेगा? जितना टोटलाइजर में बेटिंग करेंगे तो उसका पे किस पे लगेगा? तो ये सब कॉम्प्लेक्स है और इस पे 13 जीएसटी काउंसिल मीटिंग से डिस्कस हो रहा है, आज भी डिस्कशन हो रहा है। दे वांट टू चेंज द वैल्यूएशन रूल्स ऑफ लॉटरी टिकट्स और बाकी बेटिंग वाला। ये वाला मुझे एक बात बताइए, रूल 46 क्या कहता है? कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, उसमें एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट कंपलसरी है या नहीं है? आईटीसी लेनी है तो है। अगर B2C सप्लाई है तो एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट कंपलसरी है या नहीं? सब नहीं है, हर केस में नहीं है। हाँ अगर कोई गारंटी नहीं है तो नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप बताइएगा। सिर्फ ईवे बिल से संबंधित नहीं, रुकिए, आप समझिए इस चीज को। ये है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको, हम लोग शुरू से ये पॉइंट रखते हुए आ रहे हैं। मान लीजिए मिजोरम का रहने वाला बंदा दिल्ली आके ज्वेलरी खरीदता है, टीवी खरीदता है या कई तरह की शॉपिंग करता है, ठीक बात है। ये पैसा कहाँ कमाया इसने? जहाँ का रहने वाला है, मिजोरम में। तो इस स्टेट का पैसा पूरे कहीं भी खर्च हो, इसका टैक्स का पैसा किसको मिलना चाहिए? उस स्टेट को मिलना चाहिए, मिजोरम को ही मिलना चाहिए। यहां से पैसा कमा रहा है और वो दिल्ली आके ज्वेलरी खरीद लिया 10 लाख रुपए का,
और C+S लगा दिया, तो बताइए मिजोरम का पैसा कहाँ फ्लो हो गया? दिल्ली। दिल्ली फ्लो हो गया। लेकिन अगर ये इंसिस्ट करे नहीं नहीं मुझे तो है ना मेरा पैसा स्टेट में जाना चाहिए, मेरा एड्रेस आपको इनवॉइस में लिखना पड़ेगा, और वो लिखता है मिजोरम, तो क्या लगेगा? तब आई लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो ये पैसा कहाँ फ्लो हो जाएगा? आधा आधा बन जाएगा। है ना। आज आईडीटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है, हम्म, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। हम्म, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन कब होगा? बोला जिस स्टेट का पैसा है उस वो स्टेट ही कंज्यूम करेगा। ये पैसा कहां का है? ये ज्वेलरी खरीद के कहां ले जाएगा कंजम्पशन के लिए? मिजोरम। मिजोरम ही तो ले जाएगा। हम्म, टीवी खरीद के कहां ले जाएगा? मिजोरम ही ले जाएगा। तो कंज्यूम कहां हुआ? मिजोरम में हुआ। आज बताइए मेरे को, अगर रूल 46 में जो कंटेंट ऑफ इनवॉइस का रूल है उसमें अगर ये प्रोविजन न डाला जाए कि एड्रेस लिखना कंपलसरी है, अगर ये प्रोविजन डाल दो कि रिसिपिएंट का चाहे वो B2B सप्लाई हो B2C सप्लाई हो, एड्रेस लिखना कंपलसरी है, तो बताइए जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट में वो पैसा जाएगा। हम्म, तो ऐसा रूल बनाया हुआ है, अब ऐसा भी रूल आया, बनाया हुआ है। अब आया। यस, ये नहीं शुरू से है ई और एफ। इसमें ये लिख दिया कि अगर 50,000 तक की वैल्यू की है तो एड्रेस लिखना कंपलसरी है, 50,000 वैल्यू की नहीं है और वो इंसिस्ट कर रहा है एड्रेस लिखना, तो भी एड्रेस लिखना जरूरी है। कारण मैंने आपको बता ही दिया। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered where the value of taxable supply is 50,000 or more। लेकिन अगर 50,000 से कम है और वो इंसिस्ट करता है रिसिपिएंट रिक्वेस्ट दैट सच डिटेल शुड बी रिकॉर्ड इन द टैक्स इनवॉइस, तो रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक बात है। आज के डेट में इस इनवॉइस का असेसमेंट कोई कर रहा है B2C सप्लाई का? हेलो, हाँ, मेरे क्या बोले सर? मैं ये कह रहा हूं आज के डेट में इस B2C सप्लाई का कंटेंट ऑफ इनवॉइस का कोई चेकिंग कर रहा है? नहीं, नहीं करता है सर। कोई नहीं कर रहा है। इसको करता है। चेक करने का पावर सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? दोनों के पास है। क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ सेंटर के पास है। मैं अच्छा। आपको एक सिर्फ सेंटर के पास है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मुझे बताना चाहिए था, मैं भूल ही गया। मैं दिखलाता हूँ। हमने 9 GST काउंसिल मीटिंग में ये किया था कि जो GST IGST है वो वर्टिकल डिवीजन हो गया है। यस सर। है ना। जब हमने IGST लॉ पढ़ा, मैं दिखलाता हूँ IGST लॉ, किताब नहीं है IGST का। IGST लॉ में उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए क्या लिखा है इन्होंने। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, द बोर्ड में अपॉइंट सच सेंट्रल टैक्स ऑफिसर एज इट थिंक्स फिट फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर दिस एक्ट। बोर्ड कौन है? बोर्ड कौन है? CBIC है। CGST एक्ट में देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। यहाँ कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नमेंट। यस सर। और वहां IGST में कौन अपॉइंट कर रहा है? अच्छा, यहाँ भी बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। ठीक है। द बोर्ड में इन एडिशन टू द ऑफिसर एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन एज में थिंक फिट टू बी ऑफिसर्स। यानी गवर्नमेंट पहले अपॉइंट करेगा, उसके बाद उस जो अपॉइंट करेगा उसमें से बोर्ड सेलेक्ट करेगा। ठीक बात है। अब यहां देखिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर स्टेट और UT are authorized to be the proper officer for the purposes of this act, subject to such exceptions and conditions as the government shall on the recommendation of the council by notification specify। ठीक बात है।
इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ऑफिसर भी आईजीएसटी ऑफिसर कहला सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड, तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और इनको आईजीएसटी ऑफिसर बनाया। किस पर्पस के लिए राजेश जी, मतलब के लिए किस पर्पस के लिए आईजीएसटी ऑफिसर बनाया? पिछले सेशन में आपने बताया भी था, रिफंड के लिए। हाँ, रिफंड के लिए उन्होंने बनाया। एलयूटी या विदाउट एलयूटी? विदाउट एलयूटी। विदाउट एलयूटी, तो मैं वो दिखा देता हूँ। कस्टम वाले वापस करते हैं हाँ, डायरेक्ट। ये देखिए, ये 11/2017, 13 अक्टूबर 2017 डेटेड, सीक्स टू क्रॉस एम्पावर टैक्स ऑफिसर फॉर द प्रोसेसिंग एंड ग्रांट ऑफ रिफंड एक्सेप्ट रूल 96। देखिए, स्टेट ऑफिसर रिफंड ग्रांट कर सकता है लेकिन आईजीएसटी पेड रिफंड नहीं ग्रांट कर सकता। बिल्कुल। तो सिर्फ इसके लिए है, बाकी किसी भी चीज के लिए। दे कैन नॉट check place of supply, they cannot check rule of invoice in such a way that it alters place of supply। बिल्कुल सही। तो ऑथराइज नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑथराइज्ड है। तो ये जो मैंने येलो किया हुआ है मिनट्स में, एग्जैक्टली यही इन्होंने बता भी रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया सजेस्टेड दैट मॉनेटरी लिमिट शुड बी लोअर फ्रॉम 50,000 to 20,000 फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। तो इसमें कई स्टेट कुछ भी कह रहा है। एक स्टेट ने कहा कि 50,000 से 20,000 कर देंगे तो कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सप्लायर के लिए। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो विल लूज द रेवेन्यू। तो बाकी स्टेट्स वाले कह रहे हैं कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाएं, दिल्ली वाले नॉर्थ ईस्टर्न जाएं, वहां पर खरीदारी करें और इंसिस्ट ना करें एड्रेस देने का, तो आपको भी तो फायदा होगा। आप सिर्फ यही क्यों सोच रहे नॉर्थ ईस्टर्न वाले बाकी जगह आएंगे? अब ये सोचिए, हम लोग आपके यहाँ आके खर्चा करेंगे तो आपके स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक बात है या नहीं है? फिर इन्होंने ये भी कहा तो आप कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले बाकी स्टेट जाके खरीदारी ना करें, जितने भी टॉप आउटलेट है वो अपना शॉप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाएं। ठीक बात है? तो यही सब लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आज के डेट में अगर कोई पिक्चर एग्जेम्प्ट होती है, टैक्स फ्री होती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई अगर फिल्म रिलीज होगी तो हम उसको एग्जेम्पशन देंगे, तो एग्जेम्पशन कैसे दे रहे हैं? यूनिलैटरल एग्जेम्पशन कैसे दे रहे हैं? क्योंकि पिक्चर के टिकट में 100 + 14 + 14 एस और सी, सेंटर वाला तो कह नहीं रहा है कि हम पिक्चर में एग्जेम्पशन देंगे, स्टेट वाला कह रहा है। तो स्टेट वाला एग्जेम्पशन कैसे दे रहा है? वो तो कर ही नहीं सकता विदाउट जीएसटी काउंसिल अप्रूवल। यूनिलैटरली यूपी वाला कहता है कि हम टैक्स एग्जेम्पशन, कैसे पॉसिबल है? अरे कह दीजिए रीइंबर्समेंट के थ्रू। क्या करते हैं कि वो सिनेमा हॉल को कहते हैं भैया 100 प्लस कितना, 100 + 14 कितना हो गया? 114 कलेक्ट करो। ठीक, जब जीएसटी 1 भरो तो अपने पॉकेट से 14 तो भरो ही भरो, 14 और भर दो स्टेट वाला। जब ये 14 और भर दिया, फिर ये 14 रुपया हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, वापस कर देंगे। समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आया। हाँ, यही रूट अपनाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल के साथ डिस्कस किया था। मान लीजिए कोई स्टेट ये कहता है, गुजरात का हमने एग्जांपल लिया था, टाटा नैनो को कहा कि आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम 20 साल तक आपसे वैट नहीं लेंगे। और ये 2010 की घटना है, मान लीजिए 20 साल यानी 2030 हो गया। अब 2017 में जीएसटी आ गया,
तो और 2030 तक यानी कि 13 साल तक आपको वैट नहीं लेना, नहीं लेना, यानी कि आज के डेट में एसजीएसटी नहीं लेना। तो इस प्रॉमिस के बेसिस पे हमने आपके यहाँ लगाया था इंडस्ट्री। अब ये प्रॉमिस से आप बाहर नहीं हो सकते, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। आप ये 13 साल में एसजीएसटी आप मुझसे ले नहीं सकते। सेंटर ने ये प्रॉमिस नहीं किया था, गुजरात ने प्रॉमिस किया था। तो ये कैसे, किस रूट से हो रहा है? ये अगेन रीइंबर्समेंट के रूट से होगा। ये एसजीएसटी देगा, एसजीएसटी का पैसा रीइंबर्स होगा। ठीक बात है। अगर सेंटर ने प्रॉमिस किया तो भी रीइंबर्समेंट के रूट से ही होगा। तो यही लिखा हुआ है कि अब इसमें यही लड़ाई चल रही है कि मैं कितना दूंगा, वो कितना देगा परसेंटेज पे। तो ये कंप्लीट हो गया 13th। कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा साथ साथ। ठीक है सर। सर मतलब एड्रेस के लिए कंक्लूजन तो ये निकला ना कि B2C में है तो एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर 50,000 से ज्यादा की टैक्सेबल वैल्यू है तो। हाँ हाँ, 50,000 से ज्यादा है तो वो भी लिखते नहीं है। नहीं लिखते हैं तो पता नहीं है ना। और यहाँ पे चोरी होती है। चोरी तो नहीं होगी। वो एक बार तो सर जीएसटी आ गया, फिर पूरा केस में चला, बुक्स में नहीं आता है अभी वो ट्रांजेक्शन किसी का। अच्छा अच्छा। ये अगेन वही है, रीइंबर्समेंट का रूट डिस्कस किया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ये रिफंड वाला डिस्कस किया हुआ है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, इसको छोड़ देते हैं। इसको, ये बहुत सारी कमेटी उन्होंने बना दी इंप्लीमेंटेशन के लिए। फिटमेंट कमेटी बनाई रेट्स ऑफ टैक्स डिसाइड करने के लिए। अब ये जो 14, 15, 16 आप देखेंगे, इसके बाद सीधे रेट्स ऑफ टैक्स डिस्कस कर रहे हैं सारा कि किस आइटम पे कितना रेट्स ऑफ टैक्स होना चाहिए। अब एक चीज इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मिला मुझे। आज हम लोग क्या मैचिंग कर रहे हैं? क्रेडिट लेने के लिए हम लोग इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, इनवॉइस मैचिंग कर रहा है। इनका ओरिजिनल आइडिया क्या था आपको पता है? इनका ओरिजिनल आइडिया ये था कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी मैच करेंगे, HSN टू HSN। अरे बाप रे, मर जाएंगे। If commodity-wise invoice matching was not done, it would be difficult to track supply from manufacturer in the retail chain. HSN was not being captured at the invoice level, and that only a summary of HSN code was being taken in the return. Original idea ये था। तो अब ये सोचिए, जो HSN ये बार बार कह रहे हैं इनवॉइस में HSN लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ये है कमोडिटी वाइज मैच करना। तो ये धीरे धीरे HSN को और मैंडेटरी जगह जगह करते जाएंगे। अभी आउटवर्ड में तो कंपलसरी कर दिया। अभी GST 9 में आउटवर्ड में कंपलसरी किया, इनवर्ड में ऑप्शनल है। इनवर्ड में अभी ऑप्शनल है, बाद में वो भी कंपलसरी उठा के कर देंगे। हाँ, फिर वो अपना AI लगा के कुछ भी मतलब क्या डेटा निकालेंगे वही जानते हैं। तो वो तो स्टॉक रजिस्ट्री मेंटेन हो जाएगा हर एक के पास का। यस। और इनवॉइस में तो HSN लिखना कंपलसरी कर ही दिया उन्होंने। हाँ। अब देखिए ये डिस्कशन ऑन GST रेट ऑफ गुड्स। जड़ी बूटी पे टैक्स होना चाहिए, सूजी, दलिया, रस्क, फिर क्या है, सेवैया, खंडासरी, लो प्राइस बिस्किट, सिल्क यान, कॉटन यान, जरी, इसमें सब डिटेल है। 5%, 12%, 12%, 5%, इसमें ये लोग डिस्कशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। पूरा ये देखिए 43 पेजेस में है। फुटवेयर, हनी, केमिकल, हैंड टूल्स, कैंसर ड्रग्स, किरासन, पीडीएस, इलेक्ट्रिसिटी में कहा एग्जाम्प्ट है क्योंकि ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। कॉफी बीन्स, एरेका नट यानी कि सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, नेचुरल रेजिन, ड्राइड टोबैको लीव्स, रबर टायर्स, ये पूरा वहीं का वही। ये क्या लिखा? पैक्ड एंड ब्रांडेड सीरियल्स,
अब इस पे तो चेंज कर ही दिया है इन्होंने। एक्टिविटी ऑफ ब्रांडिंग शुड नॉट बी पेनलाइज्ड बाय वे ऑफ टैक्स, तो इस पे डिस्कशन चला इनका। तो ये सारा वही है अंत तक, तो इसको हम लोग अब डिस्कस नहीं कर रहे। ये क्या आ गया? अच्छा ये बता देता हूं। देखिए गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक कमर्शियल और दूसरी स्टैट्यूटरी। कमर्शियल सर्विसेज पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एयरवेज या लाइसेंस किसी तरह का दे रही है, तो ये सब कमर्शियल एक्टिविटी है, टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। यस। स्टैट्यूटरी पे नहीं लगना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, फिल्म सर्टिफिकेशन, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, आरओसी की फीस, नॉन एग्रीकल्चर हाँ, या तो इसको, हाँ, या तो इसको नो सप्लाई में कीजिए या एग्जाम में डालिए। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट लीकर लाइसेंस देती है, बताइए इस लीकर लाइसेंस पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आज के डेट में नो सप्लाई है, चाहिए सर। आज के डेट में नो सप्लाई है, लेकिन शुरुआत में ये टैक्सेबल था। 1 जुलाई 2017 से लेकर कुछ समय तक ये टैक्सेबल था। लीकर लाइसेंस में बाद में अमेंडमेंट करके इसको नो सप्लाई बनाया गया। अब इसी पे ये पूरा डिस्कशन हो रहा है। स्टेट कह रहा है कि भैया अल्कोहलिक लीकर पे तो टैक्स लगना ही नहीं है, आप लीकर लाइसेंस पे टैक्स लगा देंगे तो इस पे जीएसटी लग जाएगा, वो क्रेडिट ले ही नहीं पाएगा। ठीक बात है। तो इन्होंने ये पूरा डिस्कस किया। सेंटर कह रहा है कि लीकर लाइसेंस पे आप एग्जाम कर देंगे तो इसका मतलब गवर्नमेंट को हर एक सर्विसेज, कमर्शियल सर्विसेज पे एग्जाम करना पड़ेगा। बाद में इन्होंने डिसाइड किया चलो एक्सेप्शन बना देते हैं, लीकर लाइसेंस को एग्जाम टैक्सेबल ही करेंगे। बाद में इसको एग्जाम किया, नो सप्लाई में डाला गया। देख रहे लीकर लाइसेंस, ये सब पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा तो क्या, लेकिन मैंने दिखला दिया। हाँ, मैंने किताब में डाला हुआ वैसे ये। अब फिर ये एसी रेलवे पे कितना रेट ऑफ टैक्स है? 5% है। हेलो, एसी रेलवे पे 5% टैक्स है। बोला 5% टैक्स इसलिए है क्योंकि डीजल पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए कम टैक्स। अब यही अगर ग्राउंड है तो एयरवेज पे कितना टैक्स है? 12% है। और अगर इकोनॉमी नहीं है तो 18% है। इसके एयर टर्बाइन फ्यूल पे टैक्स क्रेडिट मिलता है इनको। एयर टर्बाइन फ्यूल पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो क्रेडिट कहां से मिलेगा? तो इस पे भी कम करना चाहिए। तो वो लॉजिक यहां लगा नहीं इनको से। मतलब पूरा लॉजिक ये है कि कितना रेवेन्यू कहां से आ रहा है। ये एक अच्छा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग पे मान लीजिए लैंड, इसके ऊपर बिल्डिंग बनी। लैंड आपने 10 लाख 2 करोड़ का खरीदा और बिल्डिंग का कॉस्ट मान लीजिए 50 लाख आया। ऐसा ही तो होता है। जो फ्लैट बना बना के देते हैं, तो बोला 2 करोड़ 50 लाख, जीएसटी किस पे लगता है? जितना वो चार्ज करेगा। लैंड पे तो नहीं लगेगा ना, ना। तो 1/3 माइनस कर देते हैं वो। जी। ये जो 1/3 माइनस करने का जो सिस्टम है वो सही है या गलत है? गलत है। गलत है। लैंड की वैल्यू पूरे इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया सब कुछ चेंज होता रहेगा, जी। है ना। आज अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो किस पे टैक्स लगना चाहिए? वैल्यू एडिशन पे। लैंड का कॉस्ट अगर 2 करोड़ है तो सप्लाई ऑफ लैंड तो शेड्यूल 3 में है। जी। हेलो, सप्लाई ऑफ लैंड शेड्यूल 3 में, नो सप्लाई है। तो इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट है वो 50 लाख है, तो 50 लाख पे तो जीएसटी लगना चाहिए। जी। कॉस्ट प्लस मॉडल पे। हेलो, बिल्कुल सही है।
इन्होंने ये जो 1/3 है कई जगह चैलेंज भी हुआ, और ये स्टेट वाले कह भी रहे कि भैया 1/3 चैलेंज भी है, इसको मत कीजिए आप, लेकिन सर्विस टैक्स के जमाने से है ये, और यही चल रहा है। एक मिनट, अब तो खैर बहुत ज्यादा चेंज हो गया नहीं, जी। मैं पढ़ नहीं रहा हूं इसको, ठीक है, मैं आपको समझा दिया। ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, आज के डेट में एसएससी कोड है, ये एचएसएन कोड गुड्स के लिए एसएससी कोड है, ये एसएससी कोड वो चेंज करेंगे। यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन 5 डिजिट, ये एसएससी कोड 6 डिजिट का है, इंटरनेशनल 5 डिजिट का होगा, इंडिया के लिए 1 डिजिट और जोड़ा जाएगा। इंडिया क्या करता है भगवान मालिक, चलिए, जब अभी तक हुआ नहीं है, होगा तब देखेंगे। तो दिस वी कंप्लीटेड, कौन सा है ये मीटिंग? 11 कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट कंप्लीट हो गया, 12 हो गया, 12। 14 है ये, 14th कंप्लीट। हाँ हाँ, अब हम लोग मंडे मिलेंगे, ओके। ठीक है, और 15th कंप्लीट करेंगे। मतलब देखिए, आपको मैं दिखा देता हूं, ये रहा 15 में भी सारा रेट डिस्कस हो रहा है, 16 में भी रेट डिस्कस हो रहा है, और 18 जून 2017, इसके बाद 30 जून 2017, ये समय सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस हो रहा है, बाकी कुछ तो डिस्कस होगा नहीं। 19th में जीएसटी आ चुका है, इसके बाद जीएसटी आने के बाद जो अमेंडमेंट होते गए वो हो रहा है, ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। चलिए, दिस वी कंप्लीटेड। किसी का कोई सवाल या क्वेरी है तो पूछिए, फिर नहीं तो कंक्लूड करें आज क्लास। आज तो शाम को जुटा जाएगा, आज शाम को है कि कल है? कल शनिवार को, उपकास वाला ना? सैटरडे। हाँ हाँ, तो आप लोग भी जुड़िए, यूट्यूब में भी लाइव होता है ना? यूट्यूब में भी आता है, लिंक मैं भेज दूंगा इन लोगों को। हाँ, लिंक भेज दीजिए। मेरे पास आ गया है। अच्छा, आ गया है ना? हाँ। कोई जो चार्जेस तो होगा नहीं इसका? नहीं, राजेश जी क्या क्लास है? वो इनके सरकार उसमें है। प्रॉपर्टी का मैं वो दिन पूछा था ना। हेलो, हाँ बख्शी जी, हेलो। राजीव जी, एक सेमिनार हो रही है हमारी, अच्छा, जिसमें राजेश जी आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, बख्शी जी कुछ पूछ रहे थे, मनीष जी कुछ बोल रहे थे। तो ये कहाँ पे हो रही है सेमिनार सर? ये लाइव है, जूम पे होगी। अच्छा अच्छा, उपकास करके है, यूपी के एस, आपका यूपी का ही है ये। ओके। किस बारे में क्या है सर? हम भी ये हम लोग, हाँ बिल्कुल, आप राजेश जी भेज देंगे आपको लिंक, और राजेश जी चैट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। हाँ है सर। चैट बॉक्स में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे वही नोटिस को कैसे हैंडल करते हैं। अजीत जी, आपका भी नोटिस लिया है हमने उसमें। अच्छा, ठीक है सर। टाइमिंग क्या, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग शाम को 6 बजे से शाम को होनी चाहिए। है। कल शाम को 6 बजे 6 बजे से। हाँ, जीएसटी 9 पे भी कुछ बोलूंगा, और नोटिस जूम पर है 5439674321 5439674321 और पासवर्ड है N23123। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये हम 6 बजे से ना राजेश जी? जी। हाँ, ओके ओके।
ठीक है फिर ओके सर। ठीक कल मंडे मिलते हैं। ठीक है सर। सर 1 मिनट में हम नोट थैंक यू सर। एक ही हाँ मिनट, बोलिए 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 बोलिए। 1 ही मिनट में नोट डाउन कर रहा हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। 6 7 3 2 1। कल शाम को है। हम्म। जिनेश जी आए हैं क्या? पता नहीं। जिनेश जी आए हुए तो हैं लेकिन चले गए होंगे। हम्म। वाणीश्वरी, अजीत जी वहां देखिए, आप लोग के यहाँ कोई सेमिनार वेबिनार अगर होता है, यू कैन रिकमेंड मी, हाँ श्योर सर श्योर। है ना, हम लोग करेंगे उसको। देखिए हाँ। जूम में और फेस टू फेस में ऑब्वियसली फर्क होगा। फेस टू फेस में बहुत मजा आने वाला है। ओके। है ना, और जूम में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जूम से स्टार्ट तो हो, हाँ श्योर सर श्योर। है ना। हाँ सर। चलिए ठीक है मिलते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर।